में बनाया गया शानदार पंडाल, पूरे पानीपत में चलाया गया सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त है, तभी तो आए दिन ये बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से फरार भी हो जाते हैं। आज सोनीपत कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गवाह की हत्या कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो और भी बुरा हाल है। साइबर सिटी मानो क्राइम सिटी बन गई है। यहाँ एक ही दिन के भीतर कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे किस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों में ना तो पुलिस का कोई खौफ नजर आ रहा है, ना कानून का कोई डर दिख रहा है। बदमाशों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनीपत में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक गवाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पूरा मामला ये था कि वेदपाल की आज 302 में गवाही थी और उसी के लिए आज जाने वाला था चैम्बर में। यहाँ आया था अपने वकील से मिलने के लिए। तो फिर जो है 2 मोटरसाइकिल पर जो लड़के आए थे और उन्होंने जो है इसके ऊपर 3 गोली चलाई थी और अभी एक सीरियस है, हॉस्पिटल में है और इसको जल्दी से जो पता कर लेते हैं। क्या डेथ हो चुकी है उसकी वेदपाल की? हाँ, अभी कंफर्म तो मेरे को नहीं हुआ है, डेथ होगी हो सकता है। 3 गोलियां लगी थी उसको। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब इसे साइबर सिटी कहें या क्राइम सिटी, यहाँ एक दिन के भीतर कई वारदातें हो जाती है। पहला मामला बिलासपुर खुर्द क्षेत्र का है, जहाँ एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दीपक नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी जान चली गई। हालांकि मौके से भाग रहे शूटर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल आरोपी ने दीपक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी दीपक से किसी मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला उसने गोली से लिया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के ही मोहम्मदपुर गांव में एमडी जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। युवक के ऊपर तलवार से हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूछताछ पे बताया है कि इसकी और दीपक की पहले कि ये दीपक के घर पे ही किराए पे रहता था और वहाँ पे किसी बात को लेके इनकी आपस में कहासुनी होगी, जिस पे दीपक ने इसको एक थप्पड़ मार दिया था। इस बात की रंजिश इसने दिमाग में बिठा ली और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हिरासत मांग के कोर्ट से और आगे का कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले और इनमें हो रही बेतहाशा वृद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में कभी लूट तो कभी हत्या, कभी रेप के मामले सामने आए हैं। मसलन कल गुरुग्राम में लूट का मामला सामने आया तो करनाल जश हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। झज्जर में हत्या, पलवल में लूट, रेवाड़ी में गोली चलने, बहादुरगढ़ में एक बच्चे की हत्या का मामला भी सामने आया है। रोहतक में एटीएम भरने आई कैश वैन से 2 करोड़ 6 लाख की लूट की गई। गार्डों ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ कैसे काबू में आएगा और बदमाशों में कानून और पुलिस का खौफ क्यों नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। इस दौरान 9 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 7 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए न्याय दिलाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान रखती है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। सरकार ध्यान रखती है कि प्रदेश के किसी नागरिक को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहीं कृषि मंत्री ने चरखी दादरी अनाज मंडी का भी दौरा किया। देखिए, कालाबाजारी नहीं है। किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसकी फसल को जबरदस्ती ले लें। अगर किसान अपनी फसल को घर में रखना चाहता है, उसको ये उम्मीद है कि उसका भाव एमएसपी से ऊपर बिकेगी बाद में, तो उसको रखने का अधिकार है। हाँ, व्यापारी को अगर बगैर टैक्स दिए अगर वो होर्डिंग करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और हमारा ये दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के क्षेत्र में तो वैसे ही 20-25% सरसों का एरिया बढ़ गया था। गेहूं की फसल बोई भी कम गई थी। और कुछ जो राजस्थान से गेहूं के खरीदार आते हैं, जो मेरे किसान भाई बताते हैं कि 200-300 रुपये महंगा ले रहे हैं, तो मंडियों में कम आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने गांव बुढ़ाखेड़ा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि जान गंवाने वाले मृतकों के हर परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। सैलजा ने पूरे मामले में सीधे तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगाए। उकलाना के गांव बुढ़ाखेड़ा में सफाई के लिए उतरे 4 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी थी। सीवरेज का जो काम होता है, मैनहोल में जो जाते हैं या इस तरह का जो काम होता है, इसमें बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के किसी को भी नीचे अंदर काम करने की नहीं की जाती। एक खास प्रावधान है उसका। तो ये नेग्लिजेंस है पूरी तरह से। सरकार को दोषी कौन है वो देखना होगा। अंबाला जिले में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन संघ के जिलाध्यक्ष हरीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जिले में पहुंचे प्रदेश पदाधिकारी सचिव संदीप कुमार ने बताया और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि बिजली एक अति संवेदनशील और जीवन का आवश्यक हिस्सा है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुबंधित कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, लेकिन इस बढ़ती महंगाई में इन कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है। इस जोखिम भरे कामों के लिए मिलने वाली सुविधाएं भी नाम मात्र की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही संगठन से बातचीत करके मांगों को पूरा नहीं करती है तो संगठन जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। अपना स्टेज के माध्यम से पहले सरकार का धन्यवाद करना चाहती है, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म करके कौशल निगम बनाया। और साथ ही साथ सरकार को ये भी हम बताना चाहते हैं कि इस निगम ने जो बनाया है उनमें कुछ त्रुटियां हैं जो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सबसे पहले अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को कौशल विभाग में जल्द से जल्द लिया। जुलाना में पिछले 5 दिन से युवक की मौत का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 5वें दिन भी मृतक युवक का शव जुलाना के वार्ड नंबर 4 की चौपाल में रखा रहा। इधर परिजन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अब राजनीतिक लोग भी परिवार से मिलने पहुंचे। इसी कड़ी में राज्य मंत्री अनूप धानक और जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत में बात करते हुए कहा कि हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और जो भी मदद होगी वो करने को तैयार है। साथ ही मामले की जांच की जाएगी। मामले में ना तो सहमति बन पाई है और ना ही मृतक का अंतिम संस्कार हो पाया। बताओ, ये सवाल कराया गया कि भाई यूपी में होता होगा, हरियाणा में नहीं होता होगा। हरियाणा में क्या चीज हुई? दवायर का मैं है 15 जून 2021 पिछला डिपोजिट पर। अरे भाई बात सुनो, FIR दो। पुराना अपराध जांच शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा सहित 1 दर्जन चोरी की
बाइक बरामद की है। पुराना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा ने बताया कि मेवात पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने वाहन चोरी की वारदात की रोकथाम और बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है। अपराध जांच शाखा प्रभारी तरुण दहिया का मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली का रहने वाला अमित बाइक चोरी करने का काम करता है और दिल्ली से बुलेट को चोरी करके उसने बेचने के लिए होडल से पुनाना की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करके अमित को चोरी की बाइक और अवैध हथियार के साथ काबू किया। प्रदेश भर के 22 जिलों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम सरकार ने गठित किया है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर्मचारियों को शामिल किया जाए और ऑन ड्यूटी काम कर रहे कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार को रोजगार देने का काम किया जाए, उन परिवारों को मुआवजा मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर रोष मार्च निकाला गया। प्रदर्शन करते हुए लोग सचिवालय पहुंचे जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा है यदि सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं देगी तो इससे बड़ा आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा अंग है, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 के करीब अनुबंधित विद्युत कर्मचारी ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रंगी। इसलिए प्रदेश कार्य कमेटी ने निर्णय लेते हुए आज पूरे प्रदेश के 22 जिलों के अंदर अपना मांगों का प्रदर्शन करते हुए और माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने का काम करेंगे। आज हम डीसी साहब को सीएम साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं। इनमें जैसे अनुबंधित कर्मचारी बिजली बोर्ड के हैं, ये सदा ही रिस्क में काम करते हैं जी, और हम सरकार से मांग करते हैं कि 58 साल तक इनका रोजगार सुरक्षित किया जाए, क्योंकि कोई भी रेगुलर भर्ती आती है तो इनको सरप्लस करके बाहर भेज दिया जाता है। और बल्कि देखा जाए तो अनुबंधित कर्मचारी बिजली बोर्ड की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इनको रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया जाता। हम ये भी मांग रखते हैं कि जैसे फायर ब्रिगेड में अनुबंधित कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है, वैसे बिजली बोर्ड में भी अनुबंधित कर्मचारी। सिरसा के गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं में भारतीय किसान एकता बीकेई के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। मीटिंग में किसान संगठनों की ओर से राजनीति से परहेज करने पर सहमति हुई। आपको बता दें कि बीकेई के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बीकेई का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं जाएगा और अगर कोई भी साथी राजनीति में जाना चाहता है तो उसे राजनीति से पहले बीकेई से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीकेई किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा। इसके अलावा बीकेई ने हरियाणा में गेहूं की पैदावार कम होने के कारण सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर बीकेई ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। अजोके टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 ਮਣ 65 ਮਣ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਆ 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਿਆ ਕਾਰਿਆਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। दूसरे जो कालावाली हल्के तो महासचिव बनाया गया सरदूल सिंह जी मोरी। पलवल जिले के गांव गढ़ी पट्टी में 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हालात ये हैं कि गांव में लोग बच्चों सहित दूर दराज से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल जाने से पहले घर में पानी का इंतजाम करना पड़ता है। बार बार ग्रामीणों की ओर से समस्या की शिकायत अधिकारियों से करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
ग्रामीणों को टैंकर खरीदकर पानी मंगवाना पड़ रहा है। पानी की समस्या दूर नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। जब इस बारे में उपमंडल अधिकारी वकील अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में कई गांव पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों ने अवैध पानी के कनेक्शन किए हुए हैं, जो कि गलत है, जिस वजह से गांव में ये पानी की समस्या आ रही है। कई साल है जी और होते आवे सौंदते लेना है वो आमित ले रखे बाबा जी ना हो तो पानी ला रहे घनी ट्रेन काज न आवे काज न आवे। क्या कहते हैं अधिकारी उनके जो वो पानी सुनाई ना करे, हमारे कोई सुनाई नहीं करते, सुनाई ना करे। तो गांव में खारा पानी है, खारा पानी कते चूक गंजन ते हेरी हम तो रहती आवे। अच्छा हाँ हम तो रही आवे। तो कहाँ से आ रहा पानी? बेटा सौंद वाले में दारो लगा दी। हाँ हम तैयार बेटा और यहीं से गुजारा कर रहे हो? यहीं से गुजार कर रहे, कभी आवे कभी ना आवे, कभी आवे कभी ना। गांव में कैसा पानी? गांव में खारो है, खारो पानी। हाँ, कोई सुनाई नहीं कर रहा? ना कोई सुनाई ना कर रहा, कोई ना कर रहा बेटा सुना। इसमें गर्मी का मौसम है, पानी की आवश्यकता सबको रहती है, तो जो दिक्कतें आई हैं इन दिक्कतों पे भी जो अधिकारी है कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आज ही बात करेंगे और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली जाट में बीते दिन हुए नवजात शिशु की मौत के मामले में मृतक की मां मीडिया के सामने रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि क्या बच्चे को मारने के लिए 9 महीने घर में रखा था। हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले हमसे दुश्मनी रखते हैं और वैर भाव रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के गलत और झूठे आरोप उनके ऊपर लगवाए। वहीं मृतक की मां ने आगे कहा है कि मेरी बच्ची की मौत उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हुई है। कुछ भी नहीं थी, तो ठीक ठाक थी, बस पानी की कमी थी इसमें, और ये दिखाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। कैसे क्या कुछ हुआ? ये जब गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बेटी को मार दिया, क्या कुछ हुआ? ये तो हमारे घर वाले ही हैं, मौसी के लड़के हैं, इन्होंने घर पर हमारे पर कार्रवाई कर दी। ये लड़के बीमार चल रही थी, पानी की कमी बता रहे थे, इसमें रात को ठीक ज्यादा परेशानी होगी, वो एक्सपायर होगी। सुबह को मिट्टी दी गई लड़की को। कब दी थी मिट्टी? सुबह दी थी। लड़की का पिताजी साथ और लड़के का दादाजी साथ था। वन विभाग के कर्मचारी पिछले 75 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस कारण वन विभाग के कर्मचारियों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वन विभाग कर्मचारियों की मांग है कि मिसताल योजना को दोबारा से लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, बकाया वेतन तुरंत दिया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार के समक्ष रख रहे हैं। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि झज्जर डीएफओ उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण कर्मचारियों ने कहा कि आगामी 25 मई को पंचकुला वन भवन में पूरे हरियाणा के वन विभाग के कर्मचारी जमा होंगे और हड़ताल करेंगे ताकि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान दे। सर, हमें जो है आज 75वां दिन निकल गया है और ये डीएफओ झज्जर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और हमें झज्जर उपायुक्त महोदय से भी 3 बार पहले हम अपना मांग पत्र दे चुके हैं लिखित में, और जो है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर जो है उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हमारे जो है मस्टॉल जो है बंद कर रहा है डीएफओ, और ठेकेदारी के तहत हमें धकेलना चाह रहा है। कितने दिन हो गए सर आपको? 75वां दिन हो गया है सर। आगे आगे की रणनीति ये है कि 25 तारीख को स्टेट कमेटी ने जो फैसला ले रखा है पंचकुला के अंदर वन भवन के अंदर, वहाँ पूरे हरियाणा का जो है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद शुगर मिल में एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पाने के लिए मृतक कर्मचारियों के परिजन लगातार 32 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इन परिजनों में से 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। उनका कहना है कि चौथे दिन उनकी तबियत बिगड़ने लगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि शुगर मिल प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किए जाने के बाद अब काफी आश्रित जुड़ गए। धरने पर बैठे लोगों ने मौके पर पहुंचे शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा को कागजात दिखाते हुए कहा कि उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है, जिसमें बताया गया कि संशोधित स्टाफ स्ट्रेंथ के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी में 19 पद आरक्षित हैं। प्रशासन झूठ बोल रहा है। इस समय कर्मचारी एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत लगे हैं।
इनका जब ये शुरू में धरने पर थे, इनको स्पष्ट बताया गया था कि 2003 और 5 की पॉलिसी के अनुसार केवल 5% एक्स ग्रेसिया का कोटा है, जिसके तहत 19 पोस्ट बनती हैं जो कि भरी हुई है। तो इनको ये बताया गया था जैसे पोस्ट वेकेंट होगी, कोई रिटायर होगा या दूसरी वजह से पोस्ट वेकेंट होगी, तब इनका नंबर आएगा। उसमें अधिकतम 5% का कोटा है, लेकिन फिर भी हमने इनकी सुझाव को मानते हुए आरसीएस को भेजा हुआ है ताकि उससे मार्गदर्शन आए, और वो जैसे ही मार्गदर्शन आएगा इनको बताया जा चुका है और इनको कहा भी गया कि जैसे एक कैंडिडेट की 1 जून को पोस्ट वेकेंट हो रही है तो वो उसके हिसाब से उसको मिल जाएगी। जिस तरह से एसडीएम साहब ने बात की है, वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शुगर मिल ने हमें आरटीए में दिए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे डेथ केस के लिए कम से कम 13 पद खाली हैं। लेकिन एसडीएम साहब उनको ना मान के मिल की ही बात मान रहे हैं, और उसमें एक लेटर जो मिल ने दिया है जो कि बिल्कुल इलीगल है, इसमें ना तो कहीं मोहर है, ना साइन है, ना नाम है किसी का। डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद नीचे उनका लिखा हुआ 2022, 2023, 2042 ऐसे लिखा हुआ है। ये डेट ऑफ रिटायरमेंट इस कागज को देख के लगता है कि डिसीजन। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।